बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इज़ इंटरनेशनल लॉ अ ट्रू लॉ और नॉट। हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक्चुअल में एक ट्रू लॉ है या कि नहीं है। जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपने अपने कमेंट्स के साथ अपना व्यू देना होगा कि क्या आप इंटरनेशनल लॉ को एक लॉ मानते हैं या कि नहीं मानते। तो आज हम इंटरनेशनल लॉ के हवाले से कंपैरिजन करेंगे कि इज़ इट अ ट्रू लॉ और नॉट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कंट्रोवर्सी है वो है वर्ल्ड लॉ के बारे में, कानून के बारे में, कि कानून की डेफिनेशन जो है वो जो एनालिटिकल स्कूल वाले जूरिस्ट हैं उनकी नज़र में और है, और जो हिस्ट्रिकल स्कूल वाले जूरिस्ट हैं उनकी नज़र में और है। तो इस कंट्रोवर्सी को आज हम सॉल्व करेंगे और जहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालिटिकल स्कूल जो है जिनका ये व्यू है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ ट्रू लॉ। इसमें जो जूरिस्ट हैं वो है ऑस्टिन, हॉब्स, फेंड्रिफ और आगे चल के दो तीन और आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑस्टिन ने लॉ की जो डेफिनेशन की है वो क्या है। ऑस्टिन ने लॉ की डेफिनेशन की है कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन एनफोर्स्ड बाय अ सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड बैक्ड बाय अ सैंक्शन। तो इसमें वो जो चीज़ें बताता है कि एक कानून में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ वो बताता है कि लॉ इज अ कमांड ऑफ अ सॉवरन, कि किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पे एक सॉवरन होता है जिसकी कमांड जो है वो लॉ का दर्जा रखती है। और दूसरे नंबर पे वो कहता है कि एनफोर्स्ड बाय अ सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी, कि कोई एक ऐसी पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है जो उस लॉ को एनफोर्स करवाती है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि अगर उस लॉ को वायलेट किया जाता है तो आपके पास एक सज़ा और जज़ा का कानून मौजूद होता है जिसे आप कहते हैं कि सैंक्शन, कि कोई बंदा अगर उस लॉ को वायलेट करता है तो वो लॉ जो है बैक्ड बाय अ सैंक्शन, के सैंक्शन के थ्रू वो लॉ जो है उसको सज़ा देता है। तो ऑस्टिन के मुताबिक जो लॉ है वो कमांड ऑफ अ सॉवरन है, एनफोर्स्ड बाय अ सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड बैक्ड बाय अ सैंक्शन। उसके बाद चंद एक ज्यूरिस्ट उसके साथ और मिल जाते हैं जो कि हॉलैंड, बेंथम और जेथरो हैं। उनके लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, हॉलैंड, बेंथम और जेथरो, तो वो भी मिल जाते हैं। तो वो भी लॉ को जो डिफाइन करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसमें ना तो कोई सॉवरन है, ना ही कोई सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी है और ना ही कोई सैंक्शन का कानून उसमें मौजूद है। तो लिहाजा जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक ट्रू लॉ नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट जूरी उसमें ऐड करते हैं वो ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो लैक करता है कि उसमें कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है, यानी कि जो कानून बनाती है। उसके बाद कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है जो कानून को इम्प्लीमेंट करवाती है, और उसके बाद कोई जुडिशरी नहीं है जो अगर कोई कानून को तोड़े तो उसको सज़ा दे सके। तो इंटरनेशनल लॉ में ये जो जूरिस्ट हैं ये कहते हैं कि उसमें ये तीन चीज़ें नहीं हैं, ना ही तो कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है यानी कि कोई मुकन्ना नहीं है जो कानून बना सके, और ना ही कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी है यानी कि कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो उस कानून पे अमल दरामद करवा सके, और तीसरी चीज़ ना ही कोई जुडिशरी है जो कानून तोड़ने वाले को सज़ा दे सके। तो इनके मुताबिक जो आपका इंटरनेशनल लॉ है दैट इज़ नॉट अ ट्रू लॉ। और जो कुछ जूरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्यूसी लॉ है, यानी कि लॉ तो है बट उससे मिलता जुलता है और वो जो है उससे वीक लॉ है, यानी कि एक लॉ से वो वीक है। लॉ तो है बट दैट इज़ अ वीक लॉ। तो ये जो जूरिस्ट हैं एनालिटिकल स्कूल वाले, इनकी राय में
जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक ट्रू लॉ नहीं है, क्योंकि उसमें कमांड ऑफ अ सॉवरन नहीं है, जो उसमें एनफोर्समेंट बाय सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, उसमें लैक ऑफ सैंक्शन है, उसमें लैक ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, लैक ऑफ जुडिशरी है, और कुछ जूरिस्ट उसको क्यूसी लॉ कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके जवाब में जो हिस्ट्रिकल स्कूल वाले हैं वो क्या कहते हैं। अब जो हिस्ट्रिकल स्कूल वाले जूरिस्ट हैं उनमें आता है ओपेनहेम, ओरहाट, स्टॉक, हेनरीमैन। ये कहते हैं ये पहली दो बातों का तो एक जवाब देते हैं। इसका जवाब ये देते हैं कि वो जो कहते हैं कि जी कमांड एक लॉ है और कमांड बैक करती है बाय सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी, वो ऐसा नहीं है। हर लॉ में ऐसा नहीं होता। कुछ लॉ ऐसे होते हैं जिनको हम एज अ कस्टम फॉलो कर रहे होते हैं और उनको हम एक लॉ मानते हैं, क्योंकि वो लॉ फ्रॉम द यूजेज ऑफ लॉन्ग टर्म जो है ना वो चलते आ रहे होते हैं, तो उनको हम एज अ कस्टम लॉ मानते हैं। तो आप जो है इस लॉ को लिमिट नहीं कर सकते कि वो जी किसी सॉवरन की कमांड होगा या किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरफ से दिया गया ऑर्डर होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ लॉज ऐसे भी होते हैं जिनको आप एज अ कस्टम जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि कस्टम कैन बी अ लॉ। दूसरी जो चीज़ है सैंक्शन, सैंक्शन का जवाब वो ये देते हैं कि सैंक्शन जो है वो किसी भी लॉ का असेंशियल पार्ट नहीं है। लॉ होने के लिए आपने ये नहीं सोचना कि जी ये वायलेट होगा तो इसकी सज़ा क्या होगी। लॉ का होना ही काफ़ी है, उसकी सज़ा का होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप देखें इंटरनेशनल लॉ को, तो आजकल उसमें सैंक्शन भी मौजूद है। ये जो सफारती पाबंदियाँ हैं, ये इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं, ये उसकी इंटरनेशनल लॉ की सैंक्शंस हैं। तो इनका ये कहना था जूरिस्ट का उस टाइम पे कि सैंक्शन इज नॉट असेंशियल, एंड इफ यू थिंक दैट सैंक्शन इज असेंशियल देन इंटरनेशनल लॉ हैज़ सैंक्शन। और सैंक्शंस की मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी हैं कि सैंक्शन जो है ना इंटरनेशनल लॉ में किस तरह एक्सरसाइज होती है। सिफारती, इक़्तिसादी और भी बहुत सारी जो पाबंदियां हैं वो सैंक्शन के ज़ुमरे में आती हैं। उसके बाद जो चौथी चीज़ है उसका जवाब ओपेनहेम ने दिया। ओपेनहेम के मुताबिक जो लॉ है ना वो उसने एक लॉ के प्री रिक्विजिट्स दिए। उसके मुताबिक जो प्री रिक्विजिट्स ऑफ लॉ हैं वो क्या है, वो हैं कि देयर शुड बी अ कम्युनिटी, कि एक कम्युनिटी होनी चाहिए और उस कम्युनिटी के कुछ बॉडी ऑफ रूल्स होने चाहिए। यानी कि उस कम्युनिटी ने वहाँ कम्युनिटी में रहने के लिए कुछ बॉडी ऑफ रूल्स बनाए होने चाहिए। और उसके बाद वो कहता है कि कॉमन कंसेंट ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि उसके मुताबिक कि ये जो तीनों चीज़ें हैं कि लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, इन तीनों का एक ही जवाब है कि जो लॉ है, लॉ के होने के लिए प्री रिक्विजिट्स जो हैं वो ये हैं। वो ये नहीं है कि कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हो, कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, कोई जुडिशरी हो। वो कहता है कि एक कम्युनिटी हो और उस कम्युनिटी ने आपस में एक बॉडी ऑफ रूल्स बनाए हों और उन जो रूल्स को सब कम्युनिटी वालों की कंसेंट से फॉलो किया जाए, तो वो एक लॉ होगा। अब इसके हिसाब से उसने पूरी दुनिया को एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाया और जो इंटरनेशनल लॉ है उसको उसने बॉडी ऑफ रूल्स बनाया। और तीसरी चीज़ उसने कहा कि चूंकि उस पर सारी जो है स्टेट, सारी जो है वर्ल्ड, वो उनकी कंसेंट शामिल है, तो लिहाजा जो इंटरनेशनल लॉ है दैट इज़ अ ट्रू लॉ।
उसके बाद अगला जो हार्ट साहब हैं, हार्ट साहब ने तो बात ही मुका दी। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ बिकॉज स्टेट्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज इट एज अ लॉ, कि चूंकि जो स्टेट्स हैं वो इंटरनेशनल लॉ को लॉ मानती हैं तो वो एक लॉ है। देयर इज़ नथिंग मोर टू प्रूव इन इट, कि उसको प्रूव करने की कोई कतन ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम हिस्ट्रिकल स्कूल के व्यूज़ देखें तो उनके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक ट्रू लॉ है। तो अगर मैं उसको अपने मुताबिक कंक्लूड करूं तो मेरे मुताबिक भी इंटरनेशनल लॉ आजकल के दौर में अगर आप देखें, इन द करंट सिनारियो इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ, क्योंकि आपके पास कानून बनाने के लिए यूएनओ में जनरल असेंबली मौजूद है और उसको मतलब है कि इन्फोर्स करवाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल मौजूद है, और अगर कोई कानून जो है ना उसको तोड़ता है तो आपके पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है। उनकी जो है ना ज्यूरिसडिक्शन वो थोड़ी सी होल्ड कम है, बट जो आजकल की इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो सैंक्शंस जो वो पाबंदियां लगाते हैं, तो वो भी आजकल जो है ना मुल्क की तबाही से कम नहीं है। अगर वो पाबंदियां लगाएंगे तो कोई मुल्क आपसे ट्रेड नहीं करेगा। अगर कोई आपसे ट्रेड नहीं करेगा तो आपका जो मुआशी निज़ाम है वो ख़राब हो जाएगा, और अगर आपका मुआशी निज़ाम ख़राब होगा तो वो डायरेक्टली लोगों पे इफ़ेक्ट करेगा। तो जो इंटरनेशनल लॉ है मेरी नज़र में दैट इज़ अ ट्रू लॉ। और अगर आपकी नज़र में वो क्या है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप इसको लॉ समझते हैं या नहीं समझते, और पेपर में भी आपने अपने व्यूज़ के मुताबिक ही लिखना है कि क्या आप इसको एक लॉ समझते हैं या नहीं समझते। थैंक यू वेरी मच।